मैं आपसे कहूं, एक पत्नी ने सोने चांदी और संपत्ति के लिए अपने पति को दूसरों के हाथों से मरवा दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर हर रोज कोई ऐसी घटना देखते होंगे या सुनते होंगे जिनमें ऐसी जिक्र, ऐसे किस्से, ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आती हैं। लेकिन हमने इन सारी चीजों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हमने पुनर्जन्म पर बहुत बात की, बहुत ही बार बात की। सब में एक चीज आपने देखी जो सामने आती है, आत्मा जब दूसरा जन्म याद होता है तो दो ही मेन कारण पाते हैं उस जन्म को याद होने के। क्या कारण? पहला प्यार, यानी प्यार है जो आत्मा को खींचकर वापस लाता है। दूसरा बदला, बदला जहां पर किसी के साथ अत्याचार हुआ हो, गुनाह हुआ हो या किसी के साथ जबरदस्ती की गई हो, वो आत्मा भी दोबारा वापस आती है। तीसरी कैटेगरी जो होती है, तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग होते हैं या जिनकी हादसे से मृत्यु होती है या अचानक से एकदम दुनिया से चले जाते हैं, जिनको जाना नहीं था, या और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। लेकिन ये जो बात हम रोज खबर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर गलती है, ये गलती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो अपनी ईमानदारी से गिरा हुआ होता है ना, उसके लिए टाइम कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। वो व्यक्ति पुराने जमाने में भी गिरा हुआ था और आज के जमाने में भी गिरा हुआ है, और वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। कहने का मतलब है, जो करने वाले होते हैं वो पुराने जमाने में भी करते हैं और आज के जमाने में भी करते हैं। ना करने वाले उस वक्त भी शांत थे और आज भी शांत है। आज की घटना, आज एक पति आज तक भी अपनी पत्नी की हैवानियत से डरता है, जबकि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? उन्होंने बहुत जरूरी जानकारी हमसे छुपाई है। कहा है कि मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता, इन बातों को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी काफी दबंग टाइप है। मेरी पत्नी ने मेरी माँ को इस दुनिया से दूर भेज दिया। मेरी पत्नी ने मुझे लोगों के हाथों से मरवा दिया। मतलब आज के युग की बात कहूं तो पत्नी ने गुंडों से पति का पीछा करवाया और फिर उसे इस दुनिया से दूर भेज दिया। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है इंदिरापुरम दिल्ली से। इंदिरापुरम दिल्ली में एक लड़के का जन्म होता है। आज वो व्यक्ति हैं और उनकी उम्र करीबन 39 साल है, यानी एक कम 40 बैठते हैं। 39 साल की उनकी उम्र है और जब वो उस हादसे को याद करते हैं तो आज भी उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी बातें हमने सुनी, उनको हमने जाना। वो कहते हैं कि मुझे करीबन, मैं आपसे कहूं कि मेरी किस्मत का संजोग ऐसा है कि मैं दोबारा उसी घर में लौटकर चला जाता हूं जहां मेरे जीवन का पहली बार अंत हुआ था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि भगवान विधाता आपको कहां से कहां मिलाता है। लेकिन एक बात इस केस में जो सबसे अजीब लगती है, ये व्यक्ति थोड़ा सा डरावना प्रकृति का है, यानी ये हिंसा से डरता है। ये शायद एक अच्छाई भी है। तो चलिए इस पूरे किस्से को, इस पूरी घटना को आप लोगों के सामने रखते हैं कि कैसे एक पत्नी इतनी दबंग होते हुए भी इस दुनिया में चैन की सांस ले सकती है, अच्छे से रह सकती है और कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये घटना काफी आश्चर्य में डालने वाली है, लेकिन पुरानी घटना है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतापपुर की। प्रतापपुर गांव जो नाजिबाबाद में आता है, ये प्रतापपुर गांव में एक मुगदी नाम का व्यक्ति होता है। मुगदी जो था, इसकी संपत्ति 90 बीघे जमीन थी। ये दो भाई होते हैं, मतलब इनके पास जायदाद बहुत थी, यानी जमीन जायदाद संपत्ति बहुत सारी थी। यहाँ पर जो मुगदी होता है, मुगदी एक बहुत ही शांत स्वभाव का था। इसका भाई बहुत अच्छा था। अब दोनों भाइयों की शादी होती है। शादी होने के बाद मुगदी की जो पत्नी है वो काफी दबंग टाइप थी, यानी बहुत ही खूंखार लेडी, एक ऐसी महिला जिससे शायद कुछ लोग देखते ही डर जाया करते थे। अब मुगदी संपत्ति का एक वारिस था भाई, बहुत सारी जमीन जायदाद थी, तो उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस पत्नी के व्यवहार से वो खुश होता है कि भाई चलो, मेरी पत्नी ऐसी है कि लोग मेरी पत्नी से डरते हैं। उसने इस बात को इस तरह से लिया। बहुत से लोग इस बात को अलग तरीके से लेते। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ मुगदी की पत्नी ने उसे उसके भाई से दूर कर दिया। भाई से दूर होने के बाद मुगदी अब यहाँ पर अलग न्यारा हो जाता है, यानी दोनों के घर अलग अलग हो जाते हैं। संपत्ति भी बढ़ जाती है। दोस्तों, वहां पर बटे थे सोने चांदी के सिक्के। सोने चांदी के सिक्के जब मुगदी के घर में बटते हैं, तो वो सोने चांदी के सिक्के जब बटते हैं तो मुगदी का जो भाई है
वो कहता है कि देख तू बहुत भोला है, बहुत सीधा है, एक काम कर, इन सिक्कों को अपनी पत्नी की निगरानी से दूर रखना। तुम्हारी पत्नी बहुत तेज तर्राट है, तेरा वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों मुग्धी ने ये बात अपने भाई की मानी। भाई की बात माननी लाजमी थी क्योंकि भाई समझदार था, समझता था यहाँ पर जो दबंग पत्नी थी ना, उसके ऐश आराम और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद बताने योग्य नहीं है कैमरे के सामने। मुग्धी ने उन सोने चांदी के सिक्कों को अपनी निगरानी में एक अलग जगह छुपा दिया। अब यहाँ पर पत्नी को बहुत खलबली, क्योंकि जब मुग्धी की शादी हुई थी तो यहाँ पर बहुत जगह होता है कि दहेज लिया जाता है लड़कियों वाले से। हालांकि हम दहेज को बिल्कुल भी सही नहीं मानते, हम इस बात को बिल्कुल भी खंडन करते हैं इस बात का। लेकिन मुग्धी की जब सगाई होती है तो मुग्धी चांदी के सिक्के की बजाय सोने का सिक्का रखता है, और जबकि लड़की वाले देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुग्धी ने अपनी शान और शोहरत दिखाने के लिए सोने का सिक्का बेटी वालों को दिया था, यानी जो दबंग पत्नी होती है। अब देखो जाल तो हमने ही फैलाया है। मुग्धी जब वहां पर सोने का सिक्का देता है तो ससुराल वाले जो होते हैं उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो उस दबंग बेटी को भेजते हैं और कहते हैं कि देख तुझे सोना निकालना है, इनके पास पता नहीं कितना सोना है। अब मुग्धी की पत्नी को ये बात पहले ही पता थी। जब ये लोग अलग होते हैं तो मुग्धी की पत्नी कहती है कि तुम पर सोना भी तो था, चर्चे थे आसपास इस बात के। मुग्धी कहता है कि तुमसे किसने कहा? वो कहती है कि किसी ने नहीं, मैंने सुना था शादी के वक्त। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे पत्नी प्रेम जाल बिछाती है, प्यार लुटाती है, प्रेम करती है। मुग्धी की माँ भी थी इस पूरी कहानी में। दोस्तों मुग्धी की माँ होती है, अब माँ होने के साथ साथ माँ के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन मुग्धी की माँ जो होती है वो बड़े बेटे से ज्यादा छोटे बेटे मुग्धी को प्रेम करती है। मुग्धी की माँ मुग्धी के पास रहती है कि ये बहू मेरे बेटे को मार देगी, और शायद उसका अनुमान कहीं ना कहीं सही भी था, जो बाद में पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर अब मुग्धी की बहू इतनी आवारा हो चुकी थी, इतनी बेलगाम हो चुकी थी कि मुग्धी की जो माँ होती है उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी। ये बात चोरी चुपके घर में चल रही थी। जब ये बात चोरी चुपके घर में चलती है तो घर में चलने के बाद ये बात मुग्धी की जो माँ होती है मुग्धी को बताती है, और मुग्धी रोने लगता है क्योंकि वो पत्नी एक कमरे के भीतर अपने पति पर भी हाथ उठाया करती थी। ये कितनी लाचारी भरी बात है। मुग्धी कहता है कि माँ पता नहीं किस व्यवहार की है। अब पहले ऐसा नहीं था कि आपकी एक गलती और रिश्ता खत्म, नहीं, उस रिश्ते को खींचा जाता था, उस रिश्ते को जोड़ा जाता था। चाहे कितना भी समय निकल जाए, ये रिश्ता हमें जोड़ना है। दोस्तों यही बात होती है। माँ समझ जाती है कि बेटा किस कदर दुख पा रहा है। माँ पिटकर भी चुप रह जाती है, इतनी संपत्ति पास में थी। पत्नी ने प्रेम जाल बिछाना बंद कर दिया था। सीधी सीधी धमकी, मुग्धी मुझे उन सोने चांदी के सिक्कों का राज चाहिए, मुझे तुमसे वो बातें चाहिए, देगा कि नहीं देगा? मुग्धी ने कहा वो मेरे भाई के पास है। एक दिन वो दबंग महिला जाकर, दबंग नहीं कहूंगी मैं उसे, बिगड़े मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो उस जेठ जी से जाकर लड़ाई करती है। हमारी संपत्ति हड़प रहा है, हमारे सोने को खा रहा है, भाई का हक खाकर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बड़ा भाई समझ चुका था ये क्या मामला है। उसने कहा कि हाँ जा, तू देख लेना, जो करना है तू वो कर लेना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों मुग्धी की पत्नी ने अपने जेठ जी के पीछे कुछ लोग लगा दिए, भाई इसको रास्ते से निपटाना है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मुग्धी ने कहा दोनों भाई निपट जाएंगे तो सोने चांदी के सिक्कों को मैं आप ढूंढ लूंगी। वो अंत समय तक कहती है। आज शाम को मुग्धी की पत्नी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। भोजन बनाने के बाद मुग्धी की पत्नी ने भोजन परोसकर पति से कहा है कि बताते हो या नहीं बताते हो, बताओ। यहाँ पर मुग्धी ने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन फिर वो कोशिश करती है, लेकिन दूसरे दिन की कोशिश जो होती है वो माँ के ऊपर, एक माँ के ऊपर कहते हैं ना, माँ के ऊपर वार था। मुग्धी की पत्नी मुग्धी के सामने उसकी माँ को इस दुनिया से दूर भेज देती है, और अंजाम ऐसा दिखाया गया था। मुग्धी की पत्नी का पिता भी वहीं पर होता है। अंजाम ऐसा दिखाया गया था कि मात्र ये एक हादसा है। मुग्धी की जो पत्नी होती है अपनी सास को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। सास को भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और उसने अपनी सास को छत से नीचे फेंक दिया सिर के बल।
वो ऐन मौके पर ही वो महिला इस दुनिया से चली जाती है। मुग्धी को लगा कि मेरी माँ के साथ ये हादसा हुआ है, मेरी माँ अब इस दुनिया से चली गई। दोस्तों 12 दिन और बीत जाते हैं। 12 दिन बीतने के बाद बहुत रोती है, पीटती है कि अरे माँ जी कैसे चली गई, माँ जी के बिन कैसे गुजारा होगा। बहुत सारी चीजें करती है मुग्धी की पत्नी। यही सब कुछ घर में चल रहा था। मुग्धी टूट चुका था, लेकिन अब मुग्धी की बारी थी। मुग्धी को भोजन परोसा जाता है और कहा जाता है कि आखिरी बार तुमसे सवाल है, बताते हो या नहीं बताते। मुग्धी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मुग्धी का जो ससुर है, पत्नी का पिता, हर वक्त वहीं पर था, हर वक्त। यहाँ पर दोस्तों अब ये चुप हो जाती है, बिल्कुल शांत। तभी यहाँ पर जो ससुर जी थे वो सहानुभूति बटोरते थे कि भाई मैं तेरा हूं, मेरी बेटी को अकल नहीं है, बेकार औरत है, ऐसे काम करती है, तेरी सास भी ऐसी नहीं थी, पता नहीं ये कुल में नाश नहीं जाने कहां से पैदा हो गए, इस तरह की बातें करती है। अब जो ससुर होता है ना, अपने जमाई को बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने के बाद ससुर अपने जमाई को बाहर ले जाता है और दोस्तों वो एक ट्रैक यानी रेलवे की पटरी पर ले जाता है और वहां पर 8 लोग, शाम के वक्त ले जाता है, बेटा ये तेरा दिमाग खराब करती है, ये करती है। वहां पर ले जाने के बाद झाड़ियों से वो लोग निकलते हैं। ऐसा वक्त था कि वहां पर कोई भी नहीं होता है। तभी वो ससुर आदेश देता है कि बताता है या नहीं बताता सोने चांदी का पता, वरना तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा और संपत्ति तो मेरी बेटी ही लेकर जाएगी, क्योंकि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आगे का जो बताऊंगी वो और भी हैरान करने वाला था। 5 लोग निकलते हैं झाड़ियों से, मुग्धी को पकड़कर, एक ने हाथ पकड़े हैं और एक ने पैर पकड़े हैं। बियाबान इलाका था जहां पर कोई भी नहीं था। मुग्धी रेल की पटरियों पर लेटा हुआ था, ट्रेन आने का इंतजार हो रहा था। दोस्तों मुग्धी अब एक मन ही मन प्लान बनाता है कि मुझे तो जब भी मारा जा रहा है, लेकिन इनमें से एक आध को लेकर मरूंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर तभी मुग्धी को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ खुद नहीं मरी थी, यानी एक हादसा नहीं था। तुम्हारी माँ, क्योंकि मुग्धी की जो माँ थी वो अपने कपड़े स्वयं धोया करती थी और उन कपड़ों को सुखाने के लिए वो छत पर जरूर जाया करती थी। और पुराने घरों की छत जो हुआ करती हैं उन पर आज की तरह ऐसा नहीं है कि आपके रोकने के लिए, वो बिल्कुल एकदम सपाट हुआ करती थी। तो वो कहता है ससुर जी कि समधन को तो मेरी बेटी ने ही मारा है। वो इतना कहता है, जैसे ही ट्रेन आती है मुग्धी अपने हाथों से इतना जोर लगाता है कि एक व्यक्ति को अपने ऊपर खींच लेता है और उस वक्त 2 लोग इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और मुग्धी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ये कहानी आगे जन्म लेती है। जन्म क्या लेती है कि मुग्धी जो होता है, मुग्धी मरने के बाद अब उसका दूसरा जन्म इंदिरापुरम दिल्ली में होता है। दिल्ली में जब उसका दूसरा जन्म होता है तो करीबन 8 साल तक उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, यानी उसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन 8 साल के बाद, क्योंकि वो एक अच्छे खासे जगह पढ़ाई करता है, तो उसे ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नजीबाबाद होता है, यहाँ पर मुग्धी जो दूसरा जन्म है, नाम उन्होंने मना किया है, तो वो प्रतापपुर में जाते हैं, किसी रिश्तेदारी के जरिए जाते हैं। वो जैसे तैसे वहां पर जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, उस समय की बात बता रही हूँ, आज से करीबन 25 साल पहले, 25-26 साल पहले, वो देखते हैं कि उसकी वो पत्नी वहां पर थी और जाते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। जैसे ही सर में दर्द होता है, मुग्धी को वो याददाश्त सताने लगती हैं जो दिल्ली में जन्म ले चुका था। उस घर को देखकर उसे लगने लगता है कि ये घर तो मैंने अपने हाथों से बनाया था, ये तो मेरी बनाई हुई चीज है। लेकिन जैसे ही पत्नी पर नजर पड़ती है, मुग्धी अपनी जुबान को रोक लेता है। ये वही महिला है, ये वही खूनी महिला है जिसने मेरे घर को तबाह कर दिया। वो आज भी वहां पर रह रही थी, लेकिन ना तो उसकी कोई संतान थी, ना कोई भी था। आज वो महिला इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुग्धी जो इस जन्म में दिल्ली में है, वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने उसकी खबर रखी, वो जीवित रहती है, क्योंकि इनकी कोई रिश्तेदारी वहां पर होती है और रिश्तेदारी के चलते ये वहां पर जाता है। इसने सोने चांदी की भी बात नहीं कही, क्योंकि इसके बड़े भाई को पता था या नहीं पता, ये नहीं बताते हैं खुलकर सोने चांदी के बारे में। दोस्तों इनको पूरी याददाश्त आ जाती है उसी वक्त और ये
घबरा जाते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, उस मुग्धी को याद करते हैं जिसके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन आज आपको बताऊं, जहां पर मुग्धी आज है वो एक बहुत अच्छी और बेहतर जिंदगी जी रहा है। पैसों की कमी नहीं है, संपत्ति की भी कमी नहीं है, और बहुत भोला सीधेपन से आज भी वो अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत बुरा संसार है, ये संसार ऐसा है कि इसमें कोई अपना नहीं है। मुग्धी हंसते हुए कहता है कि अरे शरीर भी अपना नहीं है, रिश्तों की तो मैडम आप बात ही छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि मुझे कोई भी मैडम नहीं कहता, आप भी मत कीजिए। उन्होंने कहा कि रिश्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर अपना शरीर भी अपना नहीं है। जिस संतान को हम बड़ा करते हैं वो संतान मुंह फेर लेती है, तो फिर रिश्तों से या किसी पत्नी से हम आशा कैसे लगा सकते हैं? कोई पत्नी पति से आशा कैसे कर सकती है? ये तो केवल माया का वो सागर है जिसने गोता खाया तो वो माया में विलुप्त हो जाता है। मुग्धी की बातें हमें बहुत अच्छी लगी। सच में ही संसार सागर है। संसार सागर को गागर में नहीं भरा जाता, कभी भी नहीं। हाँ, कोशिश होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुग्धी जिसका अब जन्म है वो कहते हैं कि मैं इस दुनियादारी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं क्योंकि मैंने 2 जन्म जिए हैं। पैसा कोई मायने नहीं रखता। हाँ, जीने के लिए पैसा मायने रखता है और रिश्तों को नापने के लिए पैसा मायने रखता है। पैसा वो चीज है जो आपका जान से ज्यादा प्यारा रिश्ता है ना, 1 मिनट में उस रिश्ते की परिभाषा समझा देता है। पैसा वो चीज है। सच में ही हम इस घटना से इतने ज्यादा प्रभावित हुए। मैंने कहा कि इतनी सारी घटनाएं आप लोगों को बताई हैं, तो चलिए एक रिश्तों की फरेबी घटना बता दें। क्या मिला उस महिला को? संपत्ति में से भी उसको थोड़ा ही मिलता है। ये भी बता दूं आपको, जो मुग्धी की पत्नी होती है, क्योंकि जो बड़े जेठ जी होते हैं, पहले ऐसा नहीं था कि भाई पति के नाम संपत्ति है तो ये है, क्योंकि वो संपत्ति किसी तरह से मुग्धी के नाम नहीं आई थी उस वक्त तक जब तक उसकी मृत्यु हुई। हालांकि पत्नी की नजरों में था कि ये संपत्ति इसी के नाम है, तो उससे गलती हुई। आधी से ज्यादा संपत्ति जेठ जी के पास जाती है और जो बची कुची संपत्ति, क्योंकि जेठ जी को नहीं पता था कि इसने मेरे भाई को इस दुनिया से दूर भेजा है। जेठ जी समझता है कि मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है। मुग्धी के दूसरे जन्म में कभी उस भाई से मिलने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि मैं उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहता, इसका भोग तो ये भोगेगी, कहीं ना कहीं जाकर जरूर भोगेगी। तो जो तड़प रहा है ना, जो भोग रहा है, ये मत समझो वो उसके कर्मों का ही कुछ फल है, या इस जन्म के हैं या उस जन्म के हैं। यहाँ पर दिल्ली में जन्म लेकर सारी चीजों को वहीं पर शांत कर दिया, कहा कि कभी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन आपके चैनल को रोज देखता हूं तो लगता है कि लोगों के सामने एक नई जानकारी जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि जीवन ऐसे भी जिया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी? मुग्धी का जीवन आपको कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। प्यारे परिवार की बारी है। दुर्गा बहन कैसे हो आप? नीलेश विश्वकर्मा भाई आप कैसे हो? आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, जो बीमार हो गई थी, अब कैसी तबीयत है मेरी प्यारी बहन? किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह बहुत बहुत अच्छे भाई हैं। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई कैसे हो? रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। विक्रमजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जिंदल बहुत अच्छे बहन है हमारी। बबली जांगरहा मेरी प्यारी बहन। बिटी का बॉस बहुत अच्छी बहन है। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी। शकुंतला बहन कैसे हो? ललिता यादव माँ हरियाणा से। रेखा सरपंच बहुत प्यारी बहन है। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो? विमला दलाल माँ आप कैसे हो? यहाँ पर मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्या फरीदाबाद से। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से मुझे देखती हैं, जिनके पति की तबीयत खराब है। बहन हिम्मत रखना, सब कुछ अच्छा होगा। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? यहाँ पर शैलेंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? सीता यादव हमारी माँ है, जिनकी तबीयत के बारे में भी पता नहीं चल पाया है, वो कैसी हैं ये भी नहीं हमें पता चल पाया है, पता नहीं ठीक है या नहीं है। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भाई कैसे हो? सुमन बहन कैसी हो? यहाँ पर सिंह आईडी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।
रीता बहन कैसी हो, अंजना बहन कैसी हो, LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद, योग माया शाह बहुत प्यारी बहन है, लूना राम मोदी बहुत बहुत धन्यवाद, आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है, नीलेश भूलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद, विभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो, प्रवेश कुमारिया बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा बहन दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, खुशी सिंह कैसी हो प्यारी बहन, नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद, हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है, हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश वर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, दीपक भाई कैसे हो, जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, विनीत शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, अनीता बहन कैसी हो, तरुण भाई कैसे हो, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जिन भाई ने मुझे एक घटना बताई, सच में ही बहुत अच्छी घटना थी भाई आपकी, रियली में ही ये होती है सच्ची भावना, सच्चा प्यार अपनों के लिए, जो शायद अपने जीवन के कुछ पल अपनों को सौंप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिष्टी सोनी कैसे हो प्यारी बहन, राजा राम भाई कैसे हो, मेरी मिष्टी सोनी भतीजी है, हिमांशु सोनी भतीजा है, और बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। जो नाम रह गए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्रतिभा मारू बहन आप कैसे हो, आप अपने बारे में भी बताया करो, बहुत अच्छी हमारी बहन है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।